Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की सीरीज को जिसे हम ओनली आईएएस उड़ान 500 प्लस की मैगजीन के साथ कवर कर रहे हैं। अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड हेड हम लोग कवर कर चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे पास हमारा फोर्थ हेड है फाइनेंशियल मार्केट जिसे हम देख रहे थे। मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ कि करंट के पीछे का स्टैटिक जो होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स में होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, न्यू फंड ऑफर के बारे में, ये सब हम देख चुके हैं। अगला टॉपिक जो यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज ए न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्ट सेलिंग। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, ये क्यों न्यूज में है, आपको पता है कि ये होता क्या है, इससे क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं कि इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें फैक्ट देखनी है। तो इन्होंने बताया कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया रिगार्डिंग शॉर्ट सेलिंग रिलेटेड टू द अडानी हिंडनबर्ग केस। अब हुआ क्या था ना कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके चलते अडानी शेयर के प्राइस जो थे वो क्या होने लगे थे, अडानी शेयर के प्राइस कम हो गए, जिस चीज का फायदा उठा के हिंडनबर्ग ने मतलब जिस चीज को यूज करके हिंडनबर्ग ने प्रॉफिट अर्न किया, बहुत फायदा हुआ उन्हें क्योंकि उन्होंने अडानी जो शेयर्स थे उसकी शॉर्ट सेलिंग की थी। फिर क्वेश्चन ये आ गया कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो ध्यान से मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, उसके थ्रू पहले शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट समझिए, फिर ये सारी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और अपने पास जैसे मैं बोल रही हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एक लैंग्वेज में, अगर आप इस आसान सी भाषा में, इस आसान सी लैंग्वेज में इसको लिख लोगे तो ये जो डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको लग रही है कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्पेक्युलेटिंग प्राइस, ये सब चीजें आपके लिए समझनी मुश्किल नहीं होगी। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हमारा कंसेप्ट होता है कि हम लोग कोई शेयर या कोई चीज खरीदेंगे तभी तो आगे जाके उसे बेचेंगे ना। अगर हम ट्रेडिंग में हैं तो हम कोई चीज खरीद रहे हैं फिर उसे आगे जाके बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप पहले जो है वो सेल कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्वायर कर रहे हो, सेल मतलब यहाँ पे आप पहले चीजें बेच रहे हो और फिर जाके उसे परचेज कर रहे हो, ताकि आप जो प्राइस में डिफरेंस आता है उसका फायदा उठा सको और प्रॉफिट अर्न कर सको। अटपटा सा लगा सुनना? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिए उससे समझिए। लेट्स से कि मार्केट में अब अडानी की बात हो रही है, अडानी का ही एक शेयर लेते हैं कि आप लोग लिख लो कहीं कि अडानी का एक शेयर हमने क्या करा, 1000 रुपीज का था, हमने इसको उधार ले लिया। हमने ये 1000 का शेयर क्या ले लिया, उधार ले लिया। हमारे पास कोई शेयर नहीं है लेकिन मैंने ये 1000 का शेयर मार्केट से ले लिया या किसी ब्रोकर से मैंने इसे उधार ले लिया। अभी मैंने आपसे उधार लिया, मैंने आपको कुछ नहीं पे किया, मेरी जेब से कुछ भी पैसा नहीं गया, राइट। और मैंने इसे किसी और पर्सन को सेल कर दिया, सेल टू मिस्टर बी। यहां पे मैंने मिस्टर ए से उधार लिया फ्रॉम मिस्टर ए 1000 रुपए का, इन्हें मैंने कुछ भी पे नहीं किया, उधार लिया मतलब पे थोड़ी करा है। सेल टू मिस्टर बी मैंने कर दिया, मार्केट में 1000 वैल्यू चल रही है तो मैंने मिस्टर बी को 1000 रुपए में ही वो चीज सेल कर दी। अब क्या हुआ, अब हो गई रिपोर्ट रिलीज, मुझे पहले ही पता था ये सब होने वाला है, कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आने वाली है जिससे मार्केट में उनकी वैल्यू डाउन जाने वाली है। उसने बहुत सारी नेगेटिव चीजें रिप्रेजेंट की जिससे रिपोर्ट रिलीज हो गई और अडानी के शेयर में क्या आने लगा, फॉल आने लगा। इतना तेजी से शेयर गिरने लगा कि शेयर प्राइस जो है वो रिड्यूस होके कितने में पहुंच गया, शेयर प्राइस रिड्यूस होके कितने में पहुंच गया, ₹500। अब ध्यान से देखना, मैंने इस पर्सन से 1000 रुपए का शेयर लिया था उधार में, मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए, मैंने बी को बेचा 1000 में, बी ने मुझे 1000 रुपए दे दिए, तो मेरे पास अभी 1000 आ गए हैं, राइट। अभी मैंने इनको कुछ भी पे नहीं करा था। तो अब मार्केट में शेयर का प्राइस कितना हो गया, 500। तो अब मैं क्या करूंगी इस शेयर को रीपरचेज कर लूंगी। पहली बात तो मैंने पहले अपनी तरफ से परचेज किया ही नहीं था, उधार में लिया था, तो मैं इसको रीपरचेज कर लूंगी एट द रेट ₹500। तो मेरी पॉकेट से कितने पैसे गए, 500 रुपए। कितने रुपए गए, 500। और यहाँ पे अभी वैल्यू 500 है तो आई विल रीपे दिस पर्सन। मैं इसको इसका एक जो शेयर, जो इसने मुझे एक शेयर दिया था, अब मैं इसे वो शेयर वापस कर दूंगी। तो मुझे तो शेयर अल्टीमेटली कितने का पड़ा, 500 का, और इनसे मैंने 1000 लिए थे, तो जो मुझे 500 एक्स्ट्रा जो मेरे पास आ गए वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। इसी तरीके के कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग। कि जब आपने पहले से शेयर परचेज करके रख लिया, आपने स्टॉक को बिना बोरो कर, आपने स्टॉक को परचेज करके रख लिया, और जब आगे जाके उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई तब पहले आपने बोरो किया, फर्स्टली आपने बोरो किया, बोरो करने के बाद आपने सेल करा एंड देन आपने उसको परचेज कर लिया। You borrow the shares, you sold it to some person and you again acquire the share at a reduced value, जिस वैल्यू पे मतलब जो कम वैल्यू थी, ताकि आपने प्राइस को स्पेकुलेट किया ना, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। क्लियर?
तो यहाँ पे इन्वेस्टर पहले क्या करता है, बोरो करता है किसी सिक्योरिटी को, उसको सेल करता है ओपन मार्केट में, सेल करता है ओपन मार्केट में, किसी को उसने बेच दिया, और उसके बाद प्लान करता है कि मैं रीपरचेज करूंगा इसे, प्लान टू रीपरचेज, वो प्लान करता है कि मैं इसे रीपरचेज करूंगा लेटर कम पैसों पे, लेटर एट लेस मनी। क्यों लेस मनी? ताकि वो बेनिफिट ले सके उस चीज का। आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आप ये कहानी समझ गए कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। अच्छा, इंडिया में ना क्या देखा गया, इंडिया में ना एक तरीके की दो टाइप की यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की बात की जाएगी, दो टाइप की शॉर्ट सेलिंग की बात की जाएगी, नेक्ड शॉर्ट सेलिंग एंड कवर्ड शॉर्ट सेलिंग। तो नेक्ड शॉर्ट, अच्छा इसको जो भी पूरा शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, इसको हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। एक रेगुलेटिंग बॉडी चाहिए ना हमें जो इस चीज को रेगुलेट करेगी, इसकी फंक्शनिंग को देखेगी, तो इसको रेगुलेट कर रहा है सेबी। सेबी यहाँ पे देखता है इसकी रेगुलेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे नेक्ड शॉर्ट सेलिंग को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इट इज नॉट लीगल, ये बैन कर दिया गया है, राइट। इंडिया मतलब यूएसए में तो थी नहीं, इंडिया में भी इसको बैन कर दिया है। ये कंसेप्ट क्या होता है कि मैंने पहले क्या कहा था कि आप बोरो करोगे, फिर आप सेल करोगे ओपन मार्केट में, फिर रीपरचेज करोगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं ना, तो हम ये पहला स्टेप करते ही नहीं है, हम मार्केट से बोरो करते ही नहीं है। हमने सीधा सामने वाले पर्सन को कह दिया कि हम आपको बेच रहे हैं, हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वी विल सेल दिस पर्टिकुलर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो कि हम आपको ये सिक्योरिटी बेचेंगे। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप होता ही नहीं है, विदाउट बोरो आप सिक्योरिटी बेच रहे हो। व्हेन ट्रेडर सेल शेयर्स बिफोर एक्चुअली ऑब्टेनिंग देम, ना तो शेयर आपके पास है, आपका खुद का तो है ही नहीं ना, और ना ही आपने बोरो किया, तो आप बिना ऑब्टेन करे आपने उस शेयर को सेल कर दिया। तो अब इस चीज को क्या कर दिया गया, इट इज नॉट लीगल इन इंडिया, ये आप नहीं कर सकते हो। वही कवर्ड शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जब सेलर जो है अरेंजमेंट कर रहा है कि बोरो करे सेल से पहले, जो मैंने अभी आपको ऊपर केस नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग का समझाया। तो नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग यू कैन डू। तो शॉर्ट सेलिंग एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप एक स्टॉक की डिक्लाइन को स्पेक्यूलेट करते हो कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू जो है वो कम होने वाली है, राइट। ये कब होता है, जब इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी बोरो करता है और उसको ओपन मार्केट में बेचता है और उसको दोबारा खरीदने की, प्लानिंग टू बाय इट बैक कम मनी में इसको दोबारा खरीदने की कोशिश करता है। यही मैंने आपको साधारण शब्दों में एग्जांपल के थ्रू ऊपर अभी समझाया है, राइट। इसी कंसेप्ट को हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हो कब, जब एक मार्केट में ड्रॉप आए उस शेयर के प्राइस में, नॉट होल मार्केट, उस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में बहुत ज्यादा एक स्टीप ड्रॉप जो है वो आ जाए, राइट। तो इससे आप बेनिफिट लेने की यहाँ पे कोशिश करते हो। अब इंडिया में रूल्स में मैंने बात की, तो इंडिया एंड यूएसए में यहाँ पे नेक शॉर्ट सेलिंग नहीं अलाउड है। सिक्योरिटीज जो कि रजिस्टर्ड है सिर्फ वो एलिजिबल है शॉर्ट सेलिंग के लिए। 2000 कंपनीज जो है लिस्टेड है, उनमें से 183 आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग। अगेन ये एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा नहीं। रेगुलेट कौन कर रहा है, सेबी, ताकि मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे। शॉर्ट सेलिंग को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेबी का। क्या नेकेड शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, नहीं अलाउड है। नेकेड में क्या होता है, आप बिना बोरो करे ही सेल कर देते हो। नॉर्मल कवर्ड शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि बोरो कर रहे हो, कि ओपन मार्केट में बेच रहे हो और फिर रीपरचेज करोगे उसको जब प्राइस कम जाएगा। इसी को इन्होंने ये स्टेप्स को यहाँ पे इसके थ्रू आपको समझाया कि एक ब्रोकर से आपने खरीदा, फिर उसके बाद आप मार्केट में उसको सेल कर दोगे और बाद में उसको दोबारा से जब प्राइस कम गया तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलर हो, आप दोबारा उस चीज को बाय बैक यहाँ पे कर लोगे लोअर प्राइस पे। क्लियर, डन। चलिए आगे देखते हैं। आई होप शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स की। ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को, ये भी कंसेप्ट समझना जरूरी है, ये भी कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एफपीआई डोमिसाइल एट द गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, एंड रजिस्टर्ड विद सेबी, इसको बोल दिया कि आप पार्टिसिपेटरी नोट इशू करो। तो अब क्वेश्चन आता है कि पार्टिसिपेटरी नोट होते क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट होते क्या है। देखिए, हर देश में ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, हर देश में ऐसी बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो हम अपने आप को, हमारे यहाँ की जो स्टॉक मार्केट है ना, सेबी के साथ रजिस्टर कराती हैं, जो अपने आप को हमारे यहाँ की सेबी के साथ जो है वो रजिस्टर कराती हैं। तो सेबी के साथ जब वो रजिस्टर कराती हैं, देखिए पहले दो चीजें हुआ करती थी, पहले यहाँ पे दो चीजें हुआ करती थी, दो पार्ट में डिवाइडेड था, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर ये वो होते थे जो रजिस्टर होते थे, ये वो होते थे जो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होते थे। थोड़ा सा लिबर्टी थी इसमें, लेकिन यहाँ पे 2014 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड आपके क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को, और फिर इसे एक ही नाम से बुलाया जाने लगा, एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे के एम चंद्रशेखर कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको मर्ज कर दिया गया था। अब इसे बोला जाने लगा एफपीआई। तो एफपीआई जो है वो रजिस्टर अंडर सेबी होती है, ये आपको याद रखना है, रजिस्टर्ड अंडर सेबी है।
अब क्या हुआ, किसी बाहर के पर्सन को, XYZ पर्सन को यहाँ पे पैसा लगाना है। तो देखिए बाहर के पर्सन को जब यहाँ पे पैसा लगाना है तो आप क्या करोगे, एक तो होता है कि डायरेक्ट आप लगाओ, लेकिन यहाँ पे आप अपनी कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो आपकी अवेलेबल है उनके थ्रू यहाँ पे पैसा लगाते हो। आप क्या करते हो, आपकी जो FPIs है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो सेबी से बात करके यहाँ पे आपका कोई एक हमारी मार्केट से शेयर परचेज करती है। वो शेयर किसके पास चला गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पास। अब जब ये आगे पर्सन को शेयर देंगे, जिस पर्सन को वो शेयर खरीदना है, तो FPI उसको शेयर ट्रांसफर नहीं करती, वो शेयर FPI के पास ही ब्लॉक हो जाता है। वो शेयर किसके पास रहता है, शेयर FPI के पास ही रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टर जो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होते हैं, कई बार वो इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे लेते हैं। FPI रजिस्टर है, FPI को हम सीधा सीधा शेयर देंगे, लेकिन जो XYZ पर्सन इससे खरीद रहा है वो शेयर नहीं लेगा। शेयर मेरे क्या होंगे, FPI के पास रह जाएंगे और FPI उनको आगे शेयर की वैल्यू का ही एक इंस्ट्रूमेंट देगा कि मैं डायरेक्ट शेयर नहीं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये P नोट्स दे रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट्स। दीज आर जस्ट लाइक द शेयर जो मैंने सेबी से खरीदे हैं, जो सेबी से मैंने ले रखे हैं। और ये जो P नोट्स आप देख रहे हो, ये जो P नोट्स हैं ये बिल्कुल शेयर की तरह होंगे। इस पे आपको शेयर वाला रिटर्न मिलेगा, मतलब जो डिविडेंड होता है, यू विल गेट दैट डिविडेंड, आपको बिल्कुल मिलेगा। प्रॉफिट में शेयरिंग भी मिलेगी जो आपको मिलती है इक्विटी शेयर में, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा। ये कहीं पे लिख लो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्रॉमिसरी नोट होल्डर्स के पास डिविडेंड होता है, डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता, राइट। तो हर देश में बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर कराती है। इन्हें फॉरेन क्या कहते हैं, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जो शेयर कभी इन्वेस्टर जो है वो बाहर परचेज करता है, वो FPI के अंडर ही रहते हैं, और FPI उसी सेम वैल्यू की एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर देता है उस पर्सन को, जिसे हम प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं। अब प्रॉमिसरी नोट्स की यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है कि कौन कौन सी कैटेगरी, रिस्क के बेसिस पे इस कैटेगरी को डिवाइड किया गया कि कौन सी कैटेगरी में कितना रिस्क है, राइट। जो कैटेगरी 1 की अगर हम लोग बात करें, तो कैटेगरी 1 में ऐसे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, कैटेगरी 1 आर कंसीडर्ड दोस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिनका जो है रिस्क लो है, राइट। ये लो रिस्क होती हैं, ये लो रिस्क होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ये मीडियम रिस्क होते हैं और ये हाई रिस्क होते हैं। 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट FPI में आप कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कैटेगरी 3 आर द लोएस्ट रिस्कियर, तो नहीं, कैटेगरी 3 हाईएस्ट रिस्क की होती है, लो रिस्क में कैटेगरी 1 जाती है। तो अब एक बार मैं फटाफट से आप लोगों के साथ रीड कर देती हूँ। इसको अलाउ किया है, FPI एक ऐसा रेफर्स टू इन्वेस्टर जो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहा है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, राइट। ये हेल्ड पैसिवली बाय द इन्वेस्टर हेल्ड की जाती है, क्योंकि क्या इशू कर दिया जाता है उन्हें क्या इशू करते हैं हम लोग, प्रॉमिसरी नोट। तो मेनली कैरेक्टराइज एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्विक मनी जो इंडियन कैपिटल मार्केट में एंटर कर रही है शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, कम टाइम के लिए इशू की जाती है। FFI एंड FPI आर वन एंड द सेम थिंग, मैंने बताया 2014 के बाद इनको मर्ज कर दिया गया था। 3 कैटेगरी में आप FPI को डिवाइड करते हो, इन्वेस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, तो ये कम रिस्कियर होते हैं, तो ये सारे कैटेगरी 1 में गए। कैटेगरी 2 में ऐसी सिक्योरिटी जो रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर आती है, जैसे म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब अंडर द रेगुलेशन, किसी एक रेगुलेशन बोर्ड के अंदर जाती है, तो ये मीडियम रिस्कियर है। और बाकी जो यहाँ और यहाँ नहीं आ रहा है वो किसमें जाएगा, कैटेगरी 3 में, जैसे कि चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, फाउंडेशन, कॉर्पोरेट बॉडी, ये सब चीजें। डन। तो कैटेगरी 1 2 3 लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। फिर प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि जो FPI होते हैं वो आपको एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं शेयर्स की जगह, शेयर्स नहीं देते ऑफशोर, क्योंकि आउट ऑफ द कंट्री यहाँ पे आप ये काम कर रहे हो। तो ये एक ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ये जो है ये विद इन द कंट्री, ये विद इन द कंट्री जो है वो यूज नहीं किए जाते हैं। प्रॉमिसरी नोट विद इन इंडिया सिक्योरिटी इशू करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसा पूछे तो गलत। मैंने अभी आपको बताया बाहर की कंट्री का जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो यूज आउटसाइड इंडिया, अगर वो चाहती है इंडियन स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनीज में, लिस्टेड अथॉरिटीज में इन्वेस्ट करना, राइट। दे आर इशू टू द ब्रोकर, हम FII जो रजिस्टर होती है सेबी के पास, उनको ये दे देते हैं और उसके बिहाफ पे ये आगे अपने फॉरेन इन्वेस्टर को देती है। तो ये नोट्स जो है ये अलाउ करते हैं फॉरेन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास अच्छा पैसा है, बाहर के लोग हैं, वो यहाँ पे आगे क्या करें, यहाँ पे इन्वेस्टर करें, मतलब अपने मनी जो है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। डन।
टाइम और कॉस्ट बचाने में भी हेल्प करती है। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे काम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर इस प्रोसेस को ही एक्सप्लेन किया गया। आप देखेंगे दो इंस्टीट्यूशन का नाम जो स्टार्टिंग में लिया गया था उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एक बार आप रीड कर लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी क्या होती है? एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है। हेडक्वार्टर इसका गिफ्ट सिटी दैट इज गांधीनगर गुजरात में है, राइट। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है और डेवलप करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह को। फिर यहाँ पे गिफ्ट सिटी की बात की जाए तो ये एक मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंटर है जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर डेवलप किया गया। डोमेस्टिक टैरिफ, एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आता है। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में। गुजरात फुल फॉर्म अगर आप देख लो, एक बार दोबारा रीड कर लो, दैट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्लियर? दो टॉपिक हमने देखे, दो कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की आपको, दैट इज शॉर्ट सेलिंग एंड द अनदर वन इज द कांसेप्ट ऑफ पी नोट्स। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखो अभी भी आज की डेट में आप ना लोन लेते हो या आप कहीं से भी पेमेंट करते हो, जो आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो आपको ना क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, राइट। आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, न्यूमेरिक डिजिट में होता है। न्यूमेरिक डिजिट में होता है, जनरली 300 टू 700 के बीच में रेंज करता है। न्यूमेरिक डिजिट में ये क्रेडिट स्कोर होते हैं कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कि इस पर्सन ने अगर लोन लिया है, टाइमली रीपे करा है, तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो फ्यूचर में भी आपको लोन जो है, बाकी अगर कोई अथॉरिटी, कंपनी, क्रेडिट कार्ड एजेंसी आपको लोन देना होगा तो आपके क्रेडिट स्कोर को देख के देगी कि हाँ इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, टाइमली लोन रीपे कर देता है। तो इसी तरीके से अगर किसी बिजनेस को, कंपनी को, गवर्नमेंट को, बिजनेस को, कंपनी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो उनका भी एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखना जरूरी है, राइट। तो उनका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखने का काम करती है क्रेडिट स्कोर एजेंसीज। ये एजेंसी होती है जो चेक करती है कि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, बिजनेस की, कंपनी की, इंडस्ट्री की, इंडिविजुअल की, गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। आप याद रखना, जो आपको एज ए इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर मिलता है वो न्यूमेरिक डिजिट में होता है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो अल्फाबेट्स में देती है, राइट। वो अल्फाबेट्स में रेटिंग देती है। तो यहाँ पे केयर एक्ट जो है वो फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी जिसने ग्लोबल स्केल रेटिंग में जो है क्या करा, वेंचर करा। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, तो एक बार रीड कर लेंगे, इतना ज्यादा डिटेल्ड कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। ये प्रोवाइड करती है फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की, एक कोई इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी, इंडस्ट्री फुलफिल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पे रीपेमेंट कैपेबिलिटीज को आपकी चेक करती है। सेबी इसको रेगुलेट करता है। सेबी रेगुलेशन 1999 के अंडर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपनी रेटिंग, जो मतलब क्या मेथड से आप रेटिंग दे रहे हो, ये सब चीजें भी इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को डिस्क्लोज करनी होती है, राइट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी कई बार बीच में देखो न्यूज भी आई थी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने बेनिफिट के लिए आपसे हाई फीस चार्ज करके जो लोग ज्यादा फीस दे रहे हैं उनको अच्छी रेटिंग दे रही है, तो आप पे भी रेगुलेशन की जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे, वरना आप फॉल्ट अगर रेटिंग दे दोगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर वो तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस आप गलत प्रेजेंट कर रहे हो। तो यही चीज है। यहाँ पे 7 सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिनके नाम है एक्वाइड, क्राइसिल, आईसीआरए, केयर, इंडिया रेटिंग, इन्फोमेरिक्स, ब्रिकवर्क, राइट। ये सब यहाँ पे है। जैसे इसका ब्रिकवर्क का प्रमोटर कैनरा बैंक है। आईसीआरई की मैं बात करूं तो 1991 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। केयर की अगर मैं बात करूं तो 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। एक्यूआईड की बात करूं तो 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद नहीं रखना है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आई होप ये समझ में आया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेबी के अलावा कुछ और रेगुलेटेड जैसे कि आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आरडीएआई एंड पीएफआरडीए भी कुछ आपकी ओवरसी एस्पेक्ट है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अलग अलग सेक्टर्स में क्या करते हैं। आरबीआई को एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे रैंकिंग देता है। प्लस जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं ब्रिकवर्क रेटिंग को छोड़ के, ये सब क्या है, इनको एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में आरबीआई ने कैटेगराइज कर रखा है। डन। मीनिंग क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर नाम पूछ ले केयर, आईसीआरए, इन्फोमेरिक्स, क्रिसल, ये सब क्या है तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। डन। तो ये 3 टॉपिक हमने यहाँ पे कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करिए मैंने ज्यादा वीडियो कराने की और सिंपल लेवल पे कंसेप्ट समझाऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। शॉर्ट सेलिंग, पी नोट, ये सब चीजें दोनों ही डिटेल में इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका आईपीओ एफपीओ कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्विलियंस लैप्स पेनल्टी क्या होता है ये हमें देखना है। आईपीओ के बारे में मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक में बात की है। फिर फिन इन्फ्लुएंसर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास, राइट। सो ये कुछ टॉपिक है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग, 2 वीडियोस और लगेंगी।
फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट में देखेंगे। पूरी मास्टरी हमें स्टॉक मार्केट पे नहीं करनी है, तो अगर किसी को स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा। हम पूरी मास्टरी नहीं करेंगे, बस एक दो पॉइंट्स उतने जितने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर बिटकॉइन हाल्विंग क्या है, सो दीज आर द फर्दर टॉपिक दैट नीड टू बी कवर्ड इन द फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल सेक्टर वाला जो पार्ट चल रहा है उसमें। तो ये कवर करने के बाद अभी 2 से 3 वीडियोस मैं मान के चल रही हूँ इसमें लगेगी, शॉर्ट वीडियो है जो कि मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। बड़ी वीडियो क्रिएट नहीं करे, रीजन वही होता है, पता चले मैं 1 आवर तक सारी वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड करूँ, लास्ट में कुछ इशू आ जाए, वो सब कैंसिल हो जाए और फिर वेस्ट भी हो जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ताकि लिमिटेड अगर टाइम की मैं वीडियोस बनाऊंगी तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो मुझे री रिकॉर्ड करना उतना ज्यादा दुखेगा नहीं, बुरा नहीं लगेगा। और बाकी अगर आपको ज्यादा एक साथ कंटेंट देखना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ फर्दर टॉपिक।